Hello everyone. I, Dr. Aradhana Kar, welcome you to the 10th lecture on programming in C. इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस क्या है, बाइनरी और यूनरी ऑपरेटर्स क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पढ़ेंगे और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के मॉडुलस को कैसे निकालना है वो पढ़ेंगे. उसके बाद हम पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स. सो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर. हेलो एवरीवन. सो आज हम पढ़ेंगे ऑपरेटर्स. ना पहले हम जानते हैं कि ऑपरेटर क्या है. ना ऑपरेटर एक सिंबल आप बोल सकते हैं जिस सिंबल के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेशन होता है. ना ऑपरेशन होगा तो किसी ना किसी वैल्यूज़ पे तो अप्लाई होगा. तो ऑपरेटर जिस पे अप्लाई होता है उसको बोलते हैं ऑपरेंट. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं एन ऑपरेटर इज़ यूज्ड टू स्पेसिफाई एन ऑपरेशन एंड द ऑपरेशन इज़ परफॉर्म्ड ऑन ऑपरेंट. ना ऑपरेटर्स की बात जब आती है तब एक और कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन क्या है ना, ऑपरेटर और ऑपरेंड को मिला के जो बनता है उसको एक्सप्रेशन बोलते हैं. तो हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स इज कॉल्ड एक्सप्रेशन. ना एक्सप्रेशन है तो एक रिजल्ट आएगा, एक वैल्यू आएगा. सपोज मैंने लिखा a प्लस बी. सो a प्लस बी अगर लिखा तो यहाँ पर a और b ये क्या है, ऑपरेंड्स हैं. और ये जो प्लस सिंबल है ये क्या है, ऑपरेटर है. ना ये टोटल क्या है, एक एक्सप्रेशन है. ना एक्सप्रेशन का एक रिजल्ट भी होता है. a में जो वैल्यू होगा b में जो वैल्यू होगा उसको ऐड करेंगे तो एक रिजल्ट आएगा. ना ऑपरेटर्स की बात जब करते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू सम कैटेगरीज. तो एक होता है यूनरी ऑपरेटर, दूसरा होता है बाइनरी ऑपरेटर और एक होता है टर्शियरी ऑपरेटर. और सी में उसको टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं. सो यूनरी ऑपरेटर क्या होता है, जिसको सिर्फ एक ही ऑपरेंड की ज़रूरत हो. ठीक है, ये जो कैटेगोराइजेशन आप देख रहे हैं ना, ये नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे डिपेंड करता है. सो आप देख पा रहे होंगे ये जो डायग्राम यहाँ पर देखिए, यूनरी ऑपरेटर मतलब उसको सिर्फ एक ऑपरेंड की ज़रूरत है. तो जैसे -5, -6 या तो फिर हम जैसे एग्जाम्पल में दिया है -y. y एक वेरिएबल है, वेरिएबल में कोई ना कोई वैल्यू होगा और हमने लिखा -y. ना सी में ऐसे कई यूनरी ऑपरेटर्स हैं. बाइनरी ऑपरेटर क्या होता है, बाइनरी के नाम से ही आप समझ जाइए. बाई मतलब क्या है, 2. सो बाइनरी ऑपरेटर मतलब जिस ऑपरेटर को दो ऑपरेंड्स की ज़रूरत है. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं x प्लस वाई. सो यहाँ पर दो ऑपरेंड्स हैं और इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, एक बाइनरी ऑपरेटर. ठीक है. देन आता है टर्शियरी ऑपरेटर. टर्शियरी ऑपरेटर क्या है, इसको क्या चाहिए, 3 ऑपरेंड्स चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं उसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. देखिए यहाँ पर जो ऑपरेटर आपका है ना, टर्नरी ऑपरेटर को नॉर्मली हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक क्वेश्चन मार्क और कॉलन. ठीक है, टोटली मिलके टर्शियरी ऑपरेटर होता है. लेकिन उसको ऑपरेंड कितना चाहिए, 3. सो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे यहाँ तो 4 है. नहीं, ये जो टोटल आप देख रहे हैं ये एक ऑपरेंड है. ठीक है, उसके बाद ये दूसरा, ये तीसरा. तो मेनली सी में इसको कंडीशनल ऑपरेटर भी कहा जाता है. कंडीशनल ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, उसको टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं. उसको 3 ऑपरेंड्स चाहिए और नॉर्मली क्वेश्चन मार्क और कॉलन में होता है. इसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन अभी बता दे रही हूँ, ये एक कंडीशन होगा. ठीक है ना, ये अगर सेटिस्फाई होता है तो ये पहला वाला काम करेगा, अगर नहीं होता है तो दूसरा वाला काम करेगा. तो इस तरह से टर्नरी ऑपरेटर काम करता है. ना अभी हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर पे. सो पहले हम अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट ऑपरेटर्स को जाएंगे. तो पहले अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आते हैं. देखिए अरिथमेटिक ऑपरेटर हम नॉर्मली जानते हैं, वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं. एडिशन का मतलब तो ऐड करना है, सब्सट्रैक्शन का मतलब सब्सट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करेगा और आपको एक प्रोडक्ट देगा, डिविजन मतलब डिवाइड करेगा. ना यहाँ पर सी में 2 चीज़ें आती हैं, एक है डिवीजन और एक है मॉडुलस. सो इसका मतलब क्या है, सपोज एक नंबर है 125, उसको अगर 5 से डिवाइड किया ना, ये डिवीजन देखिए मैंने यहाँ पर 125 को 5 से डिवाइड किया है.
तो हमें कोसेंट क्या मिला है 25, रिमाइंडर क्या मिला है 0। मतलब जब 125 डिवीजन ऑपरेटर 5 करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सिर्फ कोसेंट मिलेगा, मतलब ये 25 आपको मिलेगा। अगर आप ऐसा करते हैं 125 मॉडुलस 5, ठीक है, ये मॉडुलस ऑपरेटर है, ये और डिवीजन ऑपरेटर नहीं रहा, तो वो आपको क्या देगा, रिमाइंडर देगा। मतलब डिवीजन में दो चीज़ें हमको मिलती हैं, एक है कोसेंट, एक है रिमाइंडर। तो डिवीजन ऑपरेटर आपको कोसेंट देगा और मॉडुलस ऑपरेटर आपको रिमाइंडर देगा। सो रिमाइंडर में कुछ भी हो रिमाइंडर देगा, ठीक है। सो ना इस ऑपरेटर की इतनी ज़रूरत क्यों है, डिवीजन तो सिर्फ कर लेते, रिमाइंडर की क्या ज़रूरत। देखिए कुछ कुछ प्रोग्राम्स आपको मिलेंगे जहाँ पर आपको इस मॉडुलस ऑपरेटर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, सपोज अगर आपको एक नंबर इवन है या नहीं टेस्ट करना, तो उसका मैथमेटिक्स में नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, हम बोलते हैं अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल होता है तो वो इवन है, फाइन। तो 2 से डिविजिबल होता है मतलब क्या है, मतलब उस नंबर से जब हम 2 को डिवाइड करेंगे ना, तब हमको रिमाइंडर 0 मिलना चाहिए। तो वहाँ पर हमें रिमाइंडर निकालने की ज़रूरत है। रिमाइंडर अगर 0 होता है तो हम बोलते हैं ये नंबर 2 से डिविजिबल है एंड ये एक इवन नंबर है, ठीक है। तो उस केस में तो आपको रिमाइंडर चाहिए, तो एक ऑपरेटर तो होना चाहिए ना जो रिमाइंडर निकालेगा, ठीक है। सो इसलिए मॉडुलस ऑपरेटर का काम है, जब भी आप डिवीजन करते हैं वो एक्चुअली आपको रिमाइंडर देता है, ठीक है ना। ये है सम टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर। सो आइए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। देखिए ये जो एग्जांपल हमने लिखा है, इस प्रोग्राम में मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ किया है, ठीक है। तो एडिशन भी यूज़ किया है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, फाइन। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है ना, पहला वाला लाइन तो आप समझ रहे हैं, हेडर फाइल इंक्लूड किया है, फिर मेन फंक्शन, देन मैंने डिक्लेयर किया है 3 वेरिएबल्स, देन मैंने 2 वेरिएबल्स में 2 वैल्यू दिए हैं ना। मान लीजिए ये हमारा मेमोरी है, यहाँ पर हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए मतलब क्या, कंपाइलर को पता चल गया कि 3 वेरिएबल्स हैं और वो अभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये रिक्वेस्ट करेगा कि हमें इन 3 वेरिएबल्स के लिए स्पेस दो। और कितना स्पेस चाहिए होगा, मान लीजिए अगर आपका सिस्टम इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व करता है तो 2 बाइट्स ईच वेरिएबल के लिए रिजर्व होंगे। तो कितने रिजर्व होंगे, ए के लिए 2, बी के लिए 2, रिजल्ट के लिए 2, टोटल हमारा 2 + 2 + 2 दैट इज योर 6 बाइट्स। ये तभी होगा जब आपका सिस्टम इंटीजर के लिए 2 बाइट्स रिजर्व करता हो। सो देखिए मैंने आपको बताया था इंटीजर कंपाइलर टू कंपाइल उसका साइज डिफर करता है। सो अगर 2 बाइट्स हो रहा है तो 6 आएगा, अगर 4 बाइट्स हो रहा है तो 4 × 3 कर दीजिए 12 होगा। तो देखिए हमारा 3 वेरिएबल के लिए जो मेमोरी एलोकेट हो गया, ए, बी और रिजल्ट। देखिए ज़रूरी नहीं है आसपास मेमोरी एलोकेट हो सारे वेरिएबल्स का, मेमोरी कहाँ एलोकेट होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एलोकेट करेगा, ठीक है। सो ये ना सोचे कि मैंने जैसे दिखाया है वैसे ही मेमोरी एलोकेट होता हो, ये मैं हाइपोथेटिकली दिखा रही हूँ, लेकिन आपके वेरिएबल्स को कहाँ मेमोरी स्पेस मिलेगा ये आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये ऑपरेटिंग सिस्टम एलोकेट करता है, ठीक है। सो ए में हमारा क्या है 19 तो 19 रख देगा, बी में हमारा क्या है 5 तो 5 रख देगा, ठीक। नेक्स्ट क्या कर रहा है, रिजल्ट इक्वल टू ए + बी, मतलब ए को बी के साथ ऐड करो और जो रिजल्ट है उसको रिजल्ट में रखो। सो 19 + 5 कितना है, सो इट इज़ 24। सो उसने 24 यहाँ रखा। उसके बाद क्या आएगा, प्रिंटफ द रिजल्ट ऑफ एडिशन, जो कि मतलब आपका आउटपुट विंडो में आएगा। द रिजल्ट ऑफ एडिशन इज इक्वल टू %d, मतलब यहाँ पर आएगा क्या, एक इंटीजर वैल्यू, पर किसका, जो वैल्यू रिजल्ट में है। तो रिजल्ट में अभी क्या है 24, तो 24 रहेगा। सो टोटल यहाँ पर प्रिंट होगा द रिजल्ट ऑफ एडिशन इक्वल टू 24, हो गया। नाउ नेक्स्ट हमारा फिर से नेक्स्ट लाइन क्या आता है, रिजल्ट इक्वल टू a - b। a में क्या है 19, b में क्या है 5, 19 - 5 दैट इज योर 14। तो अभी रिजल्ट में और 24 नहीं रहेगा, अभी वो रिप्लेस हो जाएगा और क्या होगा 14। सो अभी रिजल्ट में 14 हो गया। नाउ नेक्स्ट द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज %d, मतलब यहाँ पर एक इंटीजर वैल्यू आएगा किसका, जो वेरिएबल लिखा है रिजल्ट। तो रिजल्ट में अभी क्या है 14, तो आएगा 14।
सो आएगा द रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन इज इक्वल टू 14। नाउ ये लाइन कहाँ आएगा, नेक्स्ट लाइन में आएगा, क्यों, हमने पहले एक स्लैश एन दिया है। सो ये स्लैश एन एक वन ऑफ द एस्केप सीक्वेंसेस है। अगर आपने एस्केप सीक्वेंसेस के लेक्चर नहीं देखे हैं तो इसका लास्ट लेक्चर देख लीजिए, दैट इज लेक्चर 9। रिजल्ट इक्वल टू ए स्टार बी। देखिए मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर कंप्यूटर में है स्टार, ठीक है। जो बिगिनर्स हैं वो ये ना समझे कि ये जैसे हम मैथ्स में क्रॉस लिखते हैं वैसे मल्टीप्लिकेशन नहीं लिखा जाता, स्टार लिखा जाता है, ठीक है। हम ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैथ्स में लिखते हैं, जैसे ए उसके नीचे एक पूरा लाइन देते हैं, फिर लिखते हैं बी, उसको बोलते हैं ए बाई बी। तो ऐसा जो सीधा लाइन है ना वो कीबोर्ड में आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंप्यूटर में डिवीजन ऑपरेटर कैसे हुआ, ये वाला स्लैश, ठीक है। तो आप वही लिख पाएंगे ना अपने प्रोग्राम में जो आपके कीबोर्ड में होगा। सो ये जो क्रॉस है ना कीबोर्ड के हिसाब से वो एक्स है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट एक्स, दैट इज नॉट अ मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है ये स्टार। नाउ जो सी पढ़ चुके हैं या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ चुके हैं उनको ये सब तो पता होगा, लेकिन जो बिगिनर्स है उनको थोड़ा ये कन्फ्यूजन होता है। सो थोड़ा जान लीजिए मल्टीप्लिकेशन को हम कैसे लिखते हैं। सो ए स्टार बी, मतलब ए में जितना है 19 और उसको हमें बी में जितना है दैट इज़ 5 उसको मल्टीप्लाई करना है। सो 19 मल्टीप्लाइड 5 कितना आएगा हमारा 95। सो अभी अगेन ना वो 95 कहाँ रह रहा है, रिजल्ट में। सो रिजल्ट का वैल्यू अभी रिप्लेस होके होगा 95, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू परसेंटेज डी, मतलब इंटीजर वैल्यू आएगा किसका, रिजल्ट का। रिजल्ट में अभी क्या है 95, ठीक है। उसी तरह आप देख सकते हैं ये सब जो मैं आपको बता रही हूँ लाइन बाय लाइन में बस दिखा रही हूँ कैसे चल रहा है एग्जीक्यूशन। सो उसी तरह ही देखिए आ रहा है आउटपुट में, नीचे रिजल्ट ऑफ एडिशन, रिजल्ट ऑफ सब्सट्रैक्शन, रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सब ऐसे ही आया है। नेक्स्ट हमारा स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट इक्वल टू ए डिविजन ऑपरेटर बी। नॉर्मली आपको अगर कोई बोले ए डिवाइड बी, आप समझ लीजिए वो डिविजन ऑपरेटर के बारे में बोल रहा है। अगर मॉडुलस ऑपरेशन करना है वो मॉडुलस ऑपरेटर बोलेगा, ठीक है। सो ए डिविजन बी, तो ए डिविजन बी में तो क्वोशेंट ही आता है। तो ए में क्या है 19 और बी में क्या है 5। सो 19 डिवाइडेड 5, सो देखिए 19 डिवाइडेड 5 में क्वोशेंट क्या आता है 3, तो 3 आया ना। अभी जो ये 3 है कहाँ रहेगा, रिजल्ट में रहेगा। सो रिजल्ट का वैल्यू रिप्लेस होके 3 होगा, ठीक है। सो हमारा आएगा द रिजल्ट ऑफ डिवीजन नेक्स्ट लाइन में इक्वल टू, यहाँ पर परसेंटेज डी होता है तो रिजल्ट का वैल्यू आएगा, रिजल्ट में अभी 3 है तो वो 3 होगा। सो देखिए यहाँ पर आया द रिजल्ट ऑफ डिवीजन इज 3, ठीक है। देन रिजल्ट नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट इक्वल टू ए मॉडुलस ऑपरेटर बी। ए में क्या है 19, बी में क्या है 5। 19 मॉडुलस ऑपरेटर 5, मतलब 19 को 19 बाई 5 उसका रिमाइंडर दीजिए, तो रिमाइंडर मतलब 4, ठीक है। सो अभी वो 4 किस में स्टोर होगा, रिजल्ट में स्टोर होगा, मतलब रिजल्ट में जो वैल्यू था पहले वो रिप्लेस हो जाएगा। सो देखिए रिजल्ट का वैल्यू रिप्लेस हो गया और 4 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद आया नेक्स्ट लाइन में द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन इज इक्वल टू परसेंटेज डी। परसेंटेज डी में किसका वैल्यू आएगा, रिजल्ट का। रिजल्ट में अभी क्या है 4, सो यहाँ पर 4 आएगा। सो द रिजल्ट ऑफ मॉडुलस ऑपरेशन इज 4। ना मॉडुलस ऑपरेटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, मॉडुलस ऑपरेटर सिर्फ इंटीजर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए कैन मॉडुलस ऑपरेटर बी यूज्ड विथ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, नहीं, मॉडुलस ऑपरेटर का फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, उसमें एरर आएगा। सो आप देखिए मैंने यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा है, हैश इंक्लूड stdio.h सब लिखा है मैंने, इंट मैन लिखा है, फ्लोट 19.5 लिया है और एक रिजल्ट लिखा है, और मैंने जैसे लिखा है डी मॉडुलस 10, मतलब डी में कितना है 19.5, ठीक है, मॉडुलस ऑपरेटर 10। तो जो भी रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट में रहना चाहिए, लेकिन वो देखिए यहाँ पर एरर दे रहा है, इनवैलिड ऑपरेंड्स टू बाइनरी मॉडुलस। फ्लोट दिया है लेकिन इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखिए, ऐसे मॉडुलस ऑपरेटर आप फ्लोटिंग पॉइंट पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो क्या हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मॉडुलस नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं।
तो देखिए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मॉडुलस कैसे निकालना है, उसके लिए एक फंक्शन यूज होता है एफ मॉड फंक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एफ मॉड फंक्शन। ना ये एफ मॉड फंक्शन आपका कौन से हेडर फाइल में रहता है, math.h। सो math.h एक और एक हेडर फाइल है, ठीक है, जैसे stdio.h आपका एक हेडर फाइल है, math.h एक अनदर हेडर फाइल है जिसमें एफ मॉड फंक्शन रहता है ना। एफ मॉड फंक्शन दो पैरामीटर्स लेता है, एक पहला जो मतलब डिविडेंड है और y जो है वो डिवाइजर है, ठीक है। सो पहले प्रोग्राम देख लेते हैं। सो देखिए अगर आप ऐसा कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं या लाइब्रेरी फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मतलब जिस फंक्शन का मीनिंग ऑलरेडी कंपाइलर में डिफाइंड हो, ठीक है, तो उस फंक्शन को यूज़ करने के लिए आपको पता होना चाहिए वो कौन से हेडर फाइल में है और वो हेडर फाइल आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। हमें पता है एफ मॉड math.h में है, तो हमने math.h को इंक्लूड किया, उसी तरह आपको इंक्लूड करना है हैश इंक्लूड लिख के, ठीक है। सो इंट मेन फंक्शन शुरू हो गया। नाउ नेक्स्ट आता है फ्लोट d इक्वल टू 19.5 और मैंने और एक वेरिएबल लिया e, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का ई मत समझिएगा, ये नॉर्मली मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सो d इक्वल टू 19.5 और e इक्वल टू -18.7 और मैंने और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है रिजल्ट। सो देखिए एफ मॉड में मैंने पहले d दिया और 10 दिया, ठीक है, मतलब मेरा यहाँ पर डिविडेंड क्या है, d में 19.5 और 10 डिवाइजर है, तो उसका रिजल्ट देखिए क्या आया है, द रिजल्ट इज %f, मतलब यहाँ पर और एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एक्सपेक्ट किया जा रहा है और किसका, जो वैल्यू रिजल्ट में है। सो देखिए वो उसने कैलकुलेट किया है, द रिजल्ट इज 9.5000, ठीक है। सो मतलब 19.5 को अगर हम मॉडुलस निकालते हैं 10 के साथ तो हमारा आता है 9.5000। नेक्स्ट हमारा आया रिजल्ट इक्वल टू एफ मॉड e 10, ठीक है। e क्या है, एक नेगेटिव नंबर है, -18.7 e में रहा और 10 डिवाइजर है, तो उसका रिजल्ट हमें मिला क्या, -8.7। सो मैंने यहाँ पर दो टाइप के एग्जाम्पल दिया है, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर। सो आपको पता चले पॉजिटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का अगर हम मॉडुलस निकालते हैं क्या होता है और नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का अगर मॉडुलस निकालते हैं क्या होता है। देखिए जो भी साइन आपके डिविडेंड का होगा ना वही साइन आपके रिमाइंडर का होगा, मतलब x का जो भी साइन होगा वही साइन आपके रिजल्ट में आएगा, ठीक है। सो 19.5 क्या है, यहाँ पर x इक्वल टू 19.5 था तो वो पॉजिटिव था तो उसका वैल्यू पॉजिटिव में आया। यहाँ पर x का वैल्यू क्या है, -18.7, सो उसका वैल्यू नेगेटिव में आया, ठीक है। एफ मॉड फंक्शन में जो पहला जो वैल्यू है उसका जो भी साइन होगा वही आपका रिजल्ट का साइन होगा, ठीक है। तो देखिए एफ मॉड फंक्शन कैलकुलेट कैसे करता है ये भी तो हमें पता होना चाहिए। सो देखिए नॉर्मली वो क्या करता है, x और y को डिवाइड कर देता है, ठीक है, डिवीजन कर देता है और उसका कोसेंट निकाल लेता है। देखिए 19.5 का मैंने डिवीजन किया तो 10 से जब डिवाइड किया 10 1 जा 10, सो इसमें 9 रहा, 95 हुआ पॉइंट, क्योंकि डेसिमल पॉइंट आ गया तो हमने पॉइंट दे दिया, फिर 9 जा 90 तो आया 5। उसके बाद हम और एक ज़ीरो डाल सकते हैं क्योंकि डेसिमल पॉइंट हम ऑलरेडी दे चुके हैं, तो इसके बाद हम ज़ीरो डाल सकते हैं, ज़ीरो होना यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। सो ज़ीरो हमने डाल दिया तो 10 5 जा 50, हमारा रिमाइंडर आया 0। लेकिन ये आंसर नहीं है, इसने हमको इस रिमाइंडर से कोई लेना देना नहीं है, हमको बस इस क्वोशेंट से लेना देना है 1.95। सो यहाँ पर Q का वैल्यू क्या आया, 1.95। सो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट है ना 0.95 इसको आपको इग्नोर करना है, पूरा इग्नोर करना है। 1.95 का इंटीजर पार्ट है 1, फ्रैक्शनल पार्ट है 0.95। सो ये 1 को आपको बस लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन करना है। x का वैल्यू यहाँ पर क्या है हमारा 19.5। ना ये जो 1 है उसको किस में स्टोर करना है, j नाम के वेरिएबल में सपोज हमने स्टोर कर लिया, ठीक है। उसके बाद -j उसने लिखा है -j मतलब -1, उसके बाद मल्टीप्लाइड बाई y का वैल्यू हमारा यहाँ पर क्या है, सो y का वैल्यू हमारा यहाँ पर 10 है, ठीक है।
इस एक्सप्रेशन में हमको पहले क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। नॉर्मली हमेशा मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। सो हमारा हुआ 19.5 माइनस 10। सो 19.5 को अगर आप 10 से माइनस करते हैं हमें क्या मिलता है, 9.5। ठीक है, तो वही आंसर आपका आया है। ये है एक्चुअल रिजल्ट आपका। इसको रिजल्ट मत समझिए, इसका हमें कोई लेना देना नहीं है हमें इससे। सो यहाँ पर जो 1.95 आया ना क्वोशेंट हमारा, ठीक है, यहाँ पर ये वाला जो आया। सो देखिए एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, आपको ये इंटीजर लेना है और इसको इग्नोर करना है। देखिए कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना, अच्छा इसको इग्नोर करेंगे तो इसको राउंड अप कर देते हैं। नहीं, आपको ट्रंकेट करना है। ट्रंकेट मतलब जितना है उसको भूल जाओ, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं लेना है, और और इंटीजर पार्ट में कोई चेंजेस नहीं करना है। इंटीजर पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग अलग कर देना है। राउंड अप समथिंग अलग होता है। मतलब सपोज मैंने लिखा 1.95, उसको अगर मुझे राउंड अप करना है तो मैं अगर राउंड अप करूंगी तो देखिए पॉइंट के बाद 9 आता है, मतलब 5 या 5 से ज़्यादा आता है। यहाँ पर क्या करूँगी ना, डेसिमल पॉइंट से पहले जो नंबर है उसमें +1 करूँगी, तो ये राउंड अप अप्रोक्सीमेट 2 होगा। ठीक है, ये नहीं करना है हमें, हमको सिंपली उसका इंटीजर पार्ट लेना है, बाकी को भूल जाना है। ठीक है, सो ये गलती ना करें। वो बोल रहा है ट्रंकेट करना है आपको। ठीक है, ट्रंकेट मतलब सीधा जितना चाहिए उतना लेंगे, बाकी इग्नोर कर देंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं यूजिंग द फंक्शन एफ मॉड। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम रिलेशनल ऑपरेटर्स को। देखिए रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, इक्वल टू। ठीक, लेस देन वो चेक करेगा एक नंबर दूसरे नंबर से लेस देन है या नहीं। सपोज मैंने लिखा a का वैल्यू है 5 और b का वैल्यू है 10। अगर मैंने लिखा a ग्रेटर देन b, मतलब a में क्या है 5, b में क्या है 10, क्या 5 10 से ग्रेटर है? नहीं। सो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0। ठीक है, नाउ अगर मैंने लिखा होता है a लेस देन b, a में क्या है 5, b में क्या है 10, तो उसका वैल्यू क्या होगा 1, क्योंकि सच में 5 b से लेस है। ठीक है, तो अगर आपका रिलेशनल ऑपरेटर, देखिए जब हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ करते हैं ना, वो एक कंडीशन बन जाता है। अगर वो कंडीशन सही है तो आपको वैल्यू देगा 1, अगर कंडीशन फॉल्स है तो देगा 0। बस इतना ही आएगा। आपको कोई पूछे कि एक्सप्रेशन इवैल्यूएट ना करके आप बताइए इस रिलेशनल एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, सो आप बोलेंगे इसका आंसर या तो 0 हो सकता है या तो 1 हो सकता है। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में क्या होता है ना, कुछ भी वैल्यू आ सकता है। ठीक है, लेकिन रिलेशनल ऑपरेटर में आपका या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं आने वाला। उसी तरह अगर मैं लिखूं a ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है, सो a ग्रेटर देन इक्वल टू, इसका मतलब ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, या तो a 5 से ग्रेटर हो सकता है या तो a इक्वल टू 5 हो सकता है। तो ग्रेटर देन तो है नहीं, वो कंडीशन तो गया, फॉल्स हो गया, लेकिन इक्वल टू तो है, a में तो 5 है, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू आएगा 1। ठीक है, मतलब आइदर और, या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू है। अगर दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहे हैं तभी जाके 0 आएगा। अगर उन दोनों में से कोई एक भी सेटिस्फाई होता है तो 1 आएगा। नेक्स्ट हमने दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो a में क्या है 5, सो यहाँ पर इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है, 5 इज ग्रेटर देन 2, सो यहाँ आएगा 1। अगर मैंने दिया a ग्रेटर देन इक्वल टू 15, सो देखिए यहाँ पर a का वैल्यू 5 है, 5 ना 15 से ग्रेटर है ना 15 को इक्वल है, तो इसका वैल्यू आएगा 0। ठीक है, उसी तरह हमारा लेस देन इक्वल टू का क्या होता है, सपोज मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू तो है, तो ये आएगा 1। अगर मैंने लिखा a लेस देन इक्वल टू 2, तो ना ये लेस देन है 2 से क्योंकि a में 5 है,
ना ये लेस देन है ना इक्वल टू है, तो आएगा क्या 0। देन आएगा a लेस देन इक्वल टू 15। सो a 15 से लेस है, भले ही इक्वल टू ना हो, एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो 1। ठीक है, सो ये है ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर आता है आपका नॉट इक्वल टू और ये है डबल इक्वल टू। देखिए, सो अगर मैंने लिखा a नॉट इक्वल टू b, सो a में क्या है 5, b में क्या है 10। हाँ, a इक्वल टू a तो b को इक्वल नहीं है, तो ये बोल भी रहा है नहीं है, तो हमारा आएगा 1। अगर मैंने लिखा a इक्वल टू b, मतलब देखिए वो बोल रहा है क्या a b को इक्वल है, नहीं है, तो यहाँ पर आएगा क्या 0, क्योंकि ये जो डबल इक्वल टू है ना, वो आपको वो चेक करता है दो नंबर इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो वो 1 देगा, अगर नहीं है 0 देगा। नॉट इक्वल टू चेक करता है वो इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो 1 आएगा, इक्वल है तो 0 आएगा। सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो देखिए, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर्स का मतलब एक प्रोग्राम है, मैंने एग्जाम्पल दिया है ना। आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया है प्रोग्राम में, तो कंपाइलर रिक्वेस्ट भेजेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को टू एलोकेट मेमोरी टू दीज वेरिएबल्स। ठीक है, तो वो मान लीजिए ऐसे मेमोरी में है और हर मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। मेमोरी लोकेशन कैसे आइडेंटिफाई होते हैं, बाय देयर एड्रेस। ठीक है, उसमें उनका वैल्यूज़ भी रह गए। तो ए में 12 है, बी में 400 है और सी में 23 है। अब ना अभी तक मैंने जो आपको प्रिंटिफ स्टेटमेंट्स दिखाए थे, हमेशा मैं क्या करती थी ना, ऑपरेशन में करती थी, फिर उसको एक वेरिएबल में रखूँगी, फिर उस वेरिएबल को यहाँ पर लिखती थी सो दैट प्रिंटिफ में प्रिंट हो ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, ये एक एक्सप्रेशन है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। जो एक्सप्रेशन में सिर्फ रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं उसको रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलते हैं। ठीक है, सो प्रिंटिफ में ज़रूरी नहीं है कि डबल कोट कॉमा के बाद सिर्फ आप वेरिएबल्स ही रख सकते हैं। आप एक एक्सप्रेशन रख सकते हैं, यहाँ पर एक वेरिएबल रख सकते हैं, या तो फिर एक फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे वो बाद में हम देखेंगे। मेनली जो भी चीज़ एक कोई भी वैल्यू देती हो ना, वो चीज़ आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, सो दैट यहाँ पर प्रिंट हो। सो पहला हमारा क्या है, प्रिंटिफ a ग्रेटर देन b इक्वल टू %d। तो इस %d की जगह क्या आएगा, a ग्रेटर देन b। सो a में क्या है 12, b में क्या है 400। सो a क्या b से ग्रेटर है, नहीं, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0। वो प्रिंट कर रहा है a ग्रेटर देन b इक्वल टू 0। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट लाइन में आएगा a लेस देन b इक्वल टू %d, मतलब a में है 12, b में है 400, a क्या लेस देन है 400 से, यस a लेस देन है, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, मतलब हमारा क्या आएगा 1। सो देखिए 1 आया है। देन फिर लिखा है a ग्रेटर देन इक्वल टू b, मतलब या तो a b से ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा। सो a ग्रेटर देन इक्वल टू b। सो देखिए a ग्रेटर देन इक्वल टू b, इक्वल टू तो नहीं है, इवन ग्रेटर भी नहीं है, क्योंकि a में 12 है, b में 400 है, मतलब ये टोटल एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, तो हमें क्या मिलेगा 0। सो देखिए 0 आया है। देन b ग्रेटर देन इक्वल टू 400 इक्वल टू %d। सो b ग्रेटर देन इक्वल टू 400। देखिए b ग्रेटर देन तो है नहीं, b में क्या है 400 से कैसे ग्रेटर हो सकता है, ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल है। ठीक है, तो ये 1 आएगा, क्योंकि आइदर ऑफ, या तो हमें ग्रेटर देन देखना है या तो इक्वल टू देखना है। ठीक है, सो देखिए ये 1 आया है। फिर आया b ग्रेटर देन इक्वल टू c। b में क्या है 400 और c में क्या है 23। सो देखिए इक्वल टू तो नहीं है लेकिन ग्रेटर देन तो है, तो ये आएगा क्या 1। सो देखिए b ग्रेटर देन इक्वल टू c 1 आया है। देन a लेस देन इक्वल टू b, मतलब a जो है आपका 12 है और b जो है 400 है। देखिए इक्वल टू तो नहीं है, लेस देन लेकिन है, तो 1 आएगा। सो आ गया 1। देन b लेस देन इक्वल टू 400। सो देखिए b यहाँ पर लेस देन नहीं है, क्योंकि b में 400 है,
सो 400 को वो इक्वल है, सो लेस देन नहीं हुआ तो क्या हुआ, इक्वल टू तो है ना, ये तो लेस देन और इक्वल टू है, सो हमारा यहाँ पर आएगा 1। सो देखिए यहाँ पर 1 आया है। देन बी लेस देन इक्वल टू सी, सो बी देखिए 400 है, सी 23 है, सो बी क्या लेस देन है, लेस देन तो नहीं है क्योंकि बी 400 है, 23 से बड़ा है, और इक्वल टू भी नहीं है तो 0 आएगा पूरा। सो देखिए यहाँ पर 0 आ गया। देन हमारा आया है a इक्वल टू बी, देखिए a में जो है और b में जो है वो क्या इक्वल है, नहीं वो इक्वल नहीं है। सो ये ऑपरेटर क्या चेक करता है, इक्वल है या नहीं, अगर इक्वल है तो 1 देगा, नहीं इक्वल है तो 0 देगा, सो उसने 0 दिया। देन b इक्वल टू 400, ठीक है, b में क्या है 400 है, यस, तो b में 400 है और 400 इज इक्वल टू 400, तो हमें ये 1 मिला। सो देखिए ये 1 आया है। देन a नॉट इक्वल टू b, a नॉट इक्वल टू b, देखिए a में क्या है 12, b में क्या है 400, हाँ वो इक्वल नहीं है, सो ये चेक करता है क्या, नॉट इक्वल टू, अगर नॉट इक्वल टू है तो 1 देगा, अगर इक्वल टू है तो 0 देगा, तो देखिए 1 दिया है। देन उसके बाद हमारा है a नॉट इक्वल टू 12, ठीक है, सो देखिए a नॉट इक्वल टू, a में तो 12 है, 12 इज इक्वल टू 12, सो a नॉट इक्वल टू 12 मतलब ये फॉल्स हो गया तो ये 0 होगा, सो उसने 0 दिया। सो इस तरह से रिलेशनल ऑपरेटर्स चलते हैं। सो नेक्स्ट आता है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में आपके 3 ऑपरेटर है, एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। नाउ तो यहाँ पर हम पहले समझते हैं लॉजिकल एंड क्या है। सो एंड देखिए, मान लीजिए a एक वेरिएबल है, b एक दूसरा वेरिएबल है, देखिए एंड एक बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, यहाँ पर जितने आपने ऑपरेटर्स देखे हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, सब बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब 2 ऑपरेंड चाहिए उनको। सो a b 2 ऑपरेंड्स हैं और इस पर हम एंड अप्लाई करेंगे, a एंड b ना। ये जो एंड और नॉट है ना, ये लोग क्या करते हैं, 0 को फॉल्स समझते हैं और 1 को ट्रू समझते हैं, लेकिन सिर्फ 1 को ट्रू नहीं समझते। यहाँ पर देखिए थोड़ा चेंज करते हैं सेंटेंस को, ये लोग 0 को फॉल्स समझते हैं बट नॉन ज़ीरो नंबर को ट्रू समझते हैं, मतलब 1 हो, -1 हो, -34 हो, कुछ भी हो, इनको सब ट्रू समझते हैं। मतलब एक वैल्यू अगर 0 नहीं है उनके लिए वो ट्रू है और 0 अगर है तो फॉल्स है। ये कॉन्सेप्ट एंड पे वर्क करता है, और पे वर्क करता है, नॉट पे वर्क करता है, ठीक है। सो देखिए मान लीजिए अगर a हमारा 0 है, b भी हमारा 0 है, तो हमारा वैल्यू क्या आएगा 0। अगर a हमारा 0 है, b हमारा 1 है, तो भी आएगा 0। अगर a हमारा 1 है, b हमारा 0 है, तो भी आएगा 0, और 1 है तो आएगा 1। तो हम इसमें से हम क्या समझ पा रहे हैं, देखिए ये जहाँ पर मैंने 1 लिखा है ना, आप इसको 1 समझिए, और या तो मैं बोलूँगी आप ये समझिए नॉन ज़ीरो वैल्यू, ठीक है ना। इससे आप क्या देख सकते हैं, इससे आप ये देख सकते हैं जैसे ही 0 आता है ना तो रिजल्ट आपको 0 ही मिलता है एंड में, मतलब वन ऑफ द वैल्यूज अगर 0 है तो एंड 0 ही देगा ना। और एक चीज़ आता है, देखिए पहला अगर 0 है एंड ना दूसरा चेक नहीं करता, क्यों, क्योंकि हम तो समझ चुके हैं ना एंड 0 का बड़ा सेंसिटिव है, तो एक अगर 0 है तो आंसर तो 0 ही होगा। अगर आपके 2 ऑपरेंड में से एक अगर 0 है, आंसर 0 होगा, ठीक है। तो पहला ऑपरेंड अगर 0 मिला तो उसको तो पता ही है मुझे 0 देना है, वो दूसरे को चेक करने जाएगा ही नहीं। यहाँ पर भी अगर उसको पहला 0 मिल गया, वो दूसरा 1 हो कुछ हो, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो 0 ही होने वाला है, बिकॉज एंड को पता है वो सेंसिटिव टू 0 है। वन ऑफ द ऑपरेंड्स को 0 मिला मतलब रिजल्ट 0 है, ठीक है। वो क्यों इतना और चेक करेगा अगर पहले ही उसको 0 मिल गया। लेकिन पहला अगर 1 मिलता है तो वो दूसरा चेक करने जाता है कि दूसरा वाला 1 है या 0 है। तो अगर 0 है तो 0 दे देता है। देखिए पहला यहाँ पर 1 है तो दूसरा फिर से वो चेक कर रहा है, लेकिन वो 1 है तो 1 1 1 आता है। सो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि एंड इज़ वेरी सेंसिटिव टू 0। तो वन ऑफ द ऑपरेंड्स अगर आपका 0 हुआ तो रिजल्ट 0 होगा,
पहला ऑपरेंड अगर उसको 0 मिल जाता है, दूसरे को चेक नहीं करता क्योंकि उसको रिजल्ट 0 ही देना है, तो क्या फ़र्क पड़ता है दूसरा क्या हुआ, ठीक है। सो देखिए, एंड इज सेंसिटिव टू 0 और इज सेंसिटिव टू 1। सो और 1 को सेंसिटिव है मतलब क्या है, उसका वन ऑफ द ऑपरेंड्स अगर आपका 1 हो गया तो रिजल्ट आपका 1 आने वाला है। अब देखिए, जहाँ जहाँ पर एक भी ऑपरेंड 1 है ना, रिजल्ट 1 आया है, ठीक है। सो अगर जैसे एंड जैसे पहला वाला अगर 0 आ रहा था, दूसरा वाला चेक नहीं कर रहा था, उसी तरह और क्या करेगा, पहला वाला अगर 1 आएगा उसको दूसरे को चेक नहीं करना है क्योंकि उसको 1 ही रिजल्ट देना है, वो क्यों दूसरा चेक करने जाएगा, ठीक है। सो 0 देखिए, पहला वाला यहाँ पर 0 आया, उसको दूसरा चेक करना पड़ेगा क्योंकि वो 0 को सेंसिटिव नहीं है, तो उसने दूसरा चेक किया, हाँ 0 है, तो उसने रिजल्ट 0 दिया। अगेन उसको पहले 0 मिला, फिर उसने दूसरा चेक किया, उसको 1 मिला, तो वन ऑफ द ऑपरेंड 1 होगा तो रिजल्ट 1 होगा, तो 1 हो गया। नेक्स्ट देखिए, 1 मिला, ठीक है, पहला 1 आया तो वो दूसरा चेक करेगा ही नहीं क्योंकि उसको रिजल्ट तो 1 ही देना है। दूसरा 0 हो 1 हो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको तो ऑलरेडी समझ में आ गया 1 ही होने वाला है। फिर पहला वाला 1 है तो दूसरा अगेन चेक नहीं करेगा। मैं ये कॉन्सेप्ट क्यों आपको बोल रही हूँ कि एंड किसको सेंसिटिव है एंड और किसको सेंसिटिव है, ये इसलिए ज़रूरी है, ये आउटपुट क्वेश्चंस में ज़रूरी होगा। नेक्स्ट आता है लॉजिकल नॉट। देखिए, लॉजिकल नॉट एक यूनरी ऑपरेटर है, मतलब उसको कितना ऑपरेंड चाहिए, 1 चाहिए। तो अगर मैंने ए लिखा और ए का वैल्यू अगर 0 है तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 1। अगर मैंने नॉट बी लिखा तो अगर बी का वैल्यू है 1 तो मुझे क्या मिलेगा, 0। मतलब नॉट, लॉजिकल नॉट क्या करता है, अगर आपका 0 है तो उसको 1 करता है, अगर 1 है तो उसको 0 करता है, सिंपल। सो नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल देखते हैं ना। देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, ए में 34 है, बी में 0 है, सी में 1 है, ठीक है। देखिए, इस प्रोग्राम को मैंने थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा है। मैं आपको ऐसे डिफरेंट वे में लिख के इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि आप ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, मैंने अभी तक जो भी प्रोग्राम्स लिखे हैं हर लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, लेकिन इस प्रोग्राम में मैंने 2-2 स्टेटमेंट्स लिखे हैं, आप देख सकते हैं। सो ये वाला जो स्टेटमेंट है, देखिए ये जो प्रिंटफ का स्टेटमेंट है ये यहाँ पर ख़त्म हो गया है, सेमीकोलन दे दिया, ख़त्म हो गया। फिर दूसरा स्टेटमेंट मैंने यहीं पे ही शुरू कर दिया। तो मतलब एक लाइन में आप मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड हर स्टेटमेंट आपका सेमीकोलन से एंड होना चाहिए, ठीक है। देखिए, स्टेटमेंट्स आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिखिए या हर एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेमीकोलन जब तक नहीं मिलता कंपाइलर समझता है ये स्टेटमेंट एंड नहीं हुआ है। तो सेमीकोलन देना कभी मत भूलिए। अगर आप एक ही लाइन में एक ही स्टेटमेंट भी लिखते हैं ना और सेमीकोलन देना भूल गए, दैट इज़ एन एरर। उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो उस लाइन के स्टेटमेंट को दूसरे लाइन के साथ जोड़ देगा क्योंकि जब तक उसको सेमीकोलन नहीं मिला है वो सोचेगा स्टेटमेंट एंड ही नहीं हुआ है, ठीक है। सो आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आप एक लाइन में 2 स्टेटमेंट्स लिखिए या एक लाइन में 3 स्टेटमेंट्स लिखिए या एक लाइन में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट लिखिए, सेमीकोलन देना ना भूलें जब आपका स्टेटमेंट एंड होता है, ठीक है। सो देखिए, यहाँ पर हमारा आया 0 एंड बी, ठीक है, 0 है और बी में क्या है, 0। सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, 0। सो देखिए, 0 एंड बी का आंसर आया 0। नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा क्या है, बी एंड सी। बी में क्या है, बी में है 0 एंड सी में क्या है, 1। सो अगेन एंड लिख रहे हैं मतलब वो दूसरा देखेगा ही नहीं, 0 है मतलब इसका आंसर तो 0 ही होने वाला है, 0 ही देगा। मतलब वो जो दूसरा देखेगा नहीं मैं बोल रही हूँ, वो बैकग्राउंड में बोल रही हूँ, ठीक है। सो ए एंड 0, नेक्स्ट स्टेटमेंट ए एंड 0। ए में क्या है, 34, ठीक है, एंड 0। नाउ 34 क्या है, एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, मतलब हम सोचेंगे कि पहला वाला ट्रू है, ठीक है। मैंने कहा ना, फॉल्स को 0 समझता है और एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू को ट्रू समझता है। तो पहला वाला ट्रू है तो दूसरे वाले को चेक करने जाएगा तो उसको 0 मिला, तो एनी वन ऑफ द ऑपरेंड एंड में 0, तो 0 होगा, 0 हुआ। सो ए में 34 है तो पहले उसको क्या नॉन ज़ीरो वैल्यू मिला, ट्रू, तो दूसरा देखने जाएगा। दूसरे में क्या है, अगेन नॉन ज़ीरो वैल्यू, तो उसको भी ट्रू लेगा।
तो उसका क्या आएगा 1। सो दो नॉन जीरो वैल्यू है मतलब नॉन जीरो वैल्यू को वो ट्रू समझता है, दोनों ट्रू है मतलब मैंने दोनों 1 1 है मतलब आंसर एंड में क्या आएगा 1। सो उसी तरह नेक्स्ट 0 और b, ठीक है, 0 और b, 0 पहला है और b ना, और तो सेंसिटिव 1 को है तो पहले 0 है मतलब दूसरे को देखने जाएगा, b भी 0 ही है तो हमारा क्या आएगा 0। देन नेक्स्ट b और c, देखिए b में है 0 तो नेक्स्ट को चेक करने जाएगा, ये और है, c में है 1, वन ऑफ द ऑपरेंड्स 1 मतलब और का आएगा 1। देन फिर आएगा a और 0, ठीक है, a में क्या है 34, यानी अगेन नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, तो पहला तो ट्रू हो गया है, वो दूसरे को देखने जाएगा ही नहीं क्योंकि ट्रू ही आने वाला है, दैट इज 1। सो देखिए आया 1। देन a और c, नेक्स्ट स्टेटमेंट a और c, ठीक है, सो a और c का क्या आएगा, a में क्या है 34, सो नॉन जीरो वैल्यू, वो c को देखने जाएगा नहीं c में क्या है क्योंकि नॉन जीरो वैल्यू मिल गया, पहला तो उसको ट्रू ही मिल गया मतलब वो समझेगा वो 1, तो दूसरे को क्यों देखने जाएगा और इज सेंसिटिव टू 1, तो उसका रिजल्ट 1 ही आने वाला है, तो 1 आया। सो देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट 0 एंड b, तो 0 एंड 0 0 है। देन b एंड c, b में क्या है 0 और c में क्या है 1, अगेन एंड है सेंसिटिव टू 0 तो पहले तो 0 आ गया, उसका टोटल 0 ही आएगा। देन a एंड 0, a में क्या है 34, नॉन जीरो वैल्यू, पहले ट्रू आ गया, ऑपरेटर एंड है तो वो दूसरा देखने जाएगा, दूसरा क्या है 0, सो 0। सो नेक्स्ट आता है उसके बाद नॉट 0, नॉट 0 मतलब 1 तो हमारा 1 आया। नॉट b, नॉट b मतलब b में क्या है 0, सो नॉट 0 मतलब 1। तो नॉट a मतलब क्या है, a में क्या है 34, 34 मतलब नॉन जीरो वैल्यू, नॉन जीरो वैल्यू मतलब ट्रू, सो नॉट 34 मतलब उसका क्या आएगा 0, ट्रू वैल्यू का नॉट फॉल्स होगा, फॉल्स वैल्यू दैट इज 0 उसका नॉट 1 होगा। देन नॉट c मतलब c में क्या है 1, नॉट 1 मतलब 0। देन नॉट 1, लॉजिकल नॉट 1 देन 0, ठीक है। तो इस तरह से चलता है ना। अगर हम एक लाइन में 2 स्टेटमेंट लिखते हैं, एक प्रॉब्लम क्या है पता है, रीडेबिलिटी ऑफ द प्रोग्राम थोड़ा मतलब क्लमजी हो जाता है, इसलिए हमेशा इट इज़ रिकमेंडेड कि आप एक लाइन में एक ही स्टेटमेंट लिखें। सो दिस इज ऑल अबाउट योर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। अगर आपका कोई डाउट हो प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।